हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की इस पहली क्लास में। यह है क्लास 2024-25 के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें सभी एग्ज़ाम का जीके जीएस कवर किया जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? देखो, जो राष्ट्रीय गान है वो है हमारा जन गण मन। जन गण मन ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ये सबसे पहले जो मूल रूप से ये लिखा गया था, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था और संविधान सभा में इसे हिंदी संस्करण में अपनाया गया है। जो संविधान सभा है उसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया है। सर्वप्रथम ये है 27 दिसंबर 1911 को बांग्ला और हिंदी भाषा में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये जो लिखा था हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो हमारा सही आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? देखो, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, हम उसको तिरंगा भी कहते हैं। तो तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग है। 3 रंग कौन से? सबसे ऊपर केसरिया, उसके बीच में है सफ़ेद और सबसे नीचे है हरा। जो बीच में सफ़ेद है उसमें नीले कलर की तिलियाँ हैं, जो चक्र बना हुआ है। अब जो केसरिया रंग है वो दिखाता है हमारे देश की ताकत, साहस को दर्शाता है। और ये जो डिज़ाइन किया था तिरंगे का कलर जो डिज़ाइन किया था, ये बंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। तो इसका जो अनुपात है वो अनुपात है हमारा 3:2, यानी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 के अनुपात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? देखो, ये ग्रंथ दिए गए हैं। तो वंदे मातरम क्या है? भारत का एक गीत है। वंदे मातरम क्या है? भारत का गीत है। तो इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। कैसे लिखा था? संस्कृत और बांग्ला भाषा में ये मिश्रित था। ये कौन सी भाषा में था? पहले संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रित था। इसका प्रकाशन जो हुआ वो हुआ 1882 में। इसका प्रकाशन हुआ किसमें? आनंद मठ में इसका प्रकाशन हुआ 1782 में। पहली बार ये 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाराणसी अधिवेशन में गाया गया था। तो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां? ये सभी को पता होता है कि 24 तिलियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी, यानी अगर हम भारत का मैप देखें तो ये भारत का मैप, और इधर हम देखें ये भारत का मैप। देखो, ये हो गया भारत का पूर्वी और ये हो गया भारत का पश्चिमी और ये हो गया भारत का पूर्वी। तो उसने पूछा भारत का पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो, भारत के पूरब में तो है अरुणाचल प्रदेश, आप सभी जानते हैं। वो भारत के पश्चिम में है गुजरात। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो भारत का अगर आपने मैप देखा होगा तो भारत जो है अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान के ऊपर ही है ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, जो है हमारा 106 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं डूरंड रेखा भी कहते हैं। इसको डूरंड रेखा भी कहा जाता है। वैसे ये पीओके में है, वैसे पीओके में लगता है। अगला क्वेश्चन, डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। देखो, कौन बांटता है? प्राइम मेरिडियन, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। जो कर्क रेखा है, आप सभी जानते होंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जो है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर ये जाती है। तो जिसके कारण ये क्या होती है? भारत को बीचों बीच से डिवाइड करती है। ये मान लो अगर भारत का है, ये बीचों बीच से डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भावार क्या है? आप हमें बताना है भावार क्या है। तो जो भावार होता है
देखो ये होता है एक संकीर्ण रास्ता, जिसको हम कह सकते हैं कि यह लगभग 816 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी होती है, यानी एक बेल्ट होती है छोटी, जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्वी दिशा में फैली है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है। देखो भारत का ये मान लो भारत का मैप है। अब यहाँ पर है ये हमारा रेखा है। अब इस रेखा से भारत कितने डिग्री ऊपर है, उत्तर में है। तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है सिर्फ 8 डिग्री। तो हमारा आंसर देखो, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर की लंबाई है 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर की है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर की है 97 डिग्री 25 मिनट। इसकी अक्षांश है, देशांतर है। तो इतने डिग्री ऊपर है, कितने डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ 8 डिग्री। तो 8 डिग्री हमारा सही हो जाता है। 1784 के अंतर्गत किन कार्यों को अलग कर दिया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो एक नया कानून था जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ये जो एक्ट था ये 2 सिद्धांत पर कार्य करता था। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो उसमें राजनीतिक मामले आते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसमें वाणिज्यिक मामले शामिल थे। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर सही हो जाता है। वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए ये लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखो 1773 का जो एक्ट था, जो 1773 का एक्ट था, ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। कौन से, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ये पारित हुआ। अब जो 1772 में क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला राज्यपाल बना दिया गया 1772 में। फिर आता है 1774 में इसको गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर आता है जो 1773 का अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद का, जो 1773 का अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती आ रही थी उस शासन को चेंज करना, बदलना, इनका इसका उद्देश्य था। और कलकत्ता में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके दौरान की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतीय प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का किया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है हमारा जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 के द्वारा सरकार को अलग अलग प्रांतीय सरकार और केंद्र शासित सरकार बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 1784 के दौरान किसका गठन किया गया था। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने बताया था कि 2 का हुआ था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल सही हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। जो फैराडे है, ये फैराडे है धारिता का मात्रक, और जो वोल्ट है वो है विभव का मात्रक, विद्युत विभव का। जो एम्पियर है ये हमारा धारा का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र बताइए। जो शक्ति है यानी जो पावर है, देखो जो पावर है यानी शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/Δt। W क्या है हमारा कार्य, तो कार्य की जो विमा होती है mL² (T⁻² होती है, ये होती है हमारी विमा। अब इसमें हम टी भी ऐड कर देंगे, एक टी और आ जाएगा, तो एक टी यानी कितना जाएगा हमारे पास 3 टी। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, तो आंसर बी हमारा राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं इसका मात्रक। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, जिसको हम डब्ल्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो डब्ल्यू होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है ये शक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। देखो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट भी है, ऊर्जा का मात्रक आत्म शक्ति भी है, पर एसआई मात्रक की बात अगर हम करेंगे तब जूल आएगा। अगर नॉर्मल की बात करेंगे एसआई से बड़े तो किलोवाट और शक्ति आ जाएंगी। अब जो न्यूटन है ये बल का मात्रक है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL²T⁻², ये होता है। अब सबसे छोटी इकाई क्या है इसकी ऊर्जा की, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे छोटी इकाई है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो सबसे बड़ी इकाई है वो है किलोवाट घंटा, सबसे बड़ी इकाई है। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। और इसका अगर CGS में देखें हम, ये तो ऐसा ही मात्रक था, अगर हम CGS में देखें तो इसका मात्रक होता है अर्घ।
अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या है? देखो ताप का डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। कैंडेला जो है ये हमारा तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। देखो ये सेल्सियस भी मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी। और अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक हो जाता है इसका केल्विन, यानी केल्विन हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा एम व्हीलर ने महानिदेशक बने और पदभार संभाला। अब ये जो है पुरातन सर्वेक्षण, ये क्या है? एक सरकारी एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। और अलेक्जेंडर ही इसके पहले महानिदेशक बने थे। जो एम व्हीलर है, एम व्हीलर क्या है? ब्रिटिश पुरातत्वविद और ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, जिसने क्या करा? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अब हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कि इन्होंने खुदाई की। 1920 में इनके द्वारा खुदाई की गई। अब जो जॉन मार्शल है, ये आता है हमारा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी जॉन मार्शल ने कब? 1902 से 1928 तक इनका ये कार्यकाल रहा था, ये महानिदेशक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो शैलाश्रय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो शैलाश्रय है वो देखो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलशिला के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब जो भीमबेटका है, भीमबेटका 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, विश्व धरोहर में शामिल हुआ यूनेस्को की। यह एमपी में भोपाल से, ये कहाँ पर है? एमपी में है, और ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। इसमें क्या है? 600 से अधिक, इसमें 600 से अधिक शैलाश्रय है। इसकी खोज जो की थी वो की थी विष्णु श्रीधर बाकणकर ने की थी। कब की थी? 1957 में की थी। ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में है राखीगढ़ी, जो स्थल है हरियाणा में है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार, ये हरियाणा के कौन से जिले में है? ये हिसार जिले में है। यह 1997 में से 2000 की खुदाई के बीच निकला था। ये किसको मिला था? ये मिला था अमरेंद्र नाथ को मिला था। अमरेंद्र नाथ इसकी खुदाई कर रहे थे, तब उनको मिला था अमरेंद्र नाथ को। यह क्या है? घग्गर और हकरा नदी के मैदान में स्थित है। जो घग्गर है, घग्गर और हकरा नदी के मैदान में यह स्थित है। अब जो धोलावीरा है, जो ये हमारा धोलावीरा, जो धोलावीरा है, धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर हम कहते हैं किसको? राखीगढ़ी को कहते हैं। अब उत्तरी महाद्वीप में सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। अगर हम उत्तरी महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीएसटी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखो अर्थशास्त्र के जनक है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब जो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है दो भागों में विभाजित करके किया जाता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक इकाई या फिर एक परिवार, जैसे कोई छोटा, ठीक है, एक इकाई का अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत इकाई यानी एक ही इकाई, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम किया जाता है इसमें। अगला है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 1776 में प्रकाशित इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। इनकी दूसरी भी पुस्तक थी, ये वेल्थ ऑफ नेशन भी इनकी ही पुस्तक है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन भी इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब का लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का है अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं अल्फ्रेड मार्शल, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हेट्रोक्रोमेट। तो हेट्रोक्रोमेट होता है, यह एक क्या है? साइटोलॉजिकल रूप से सघन पदार्थ है। साइटोलॉजिकल रूप से सघन एक पदार्थ है जो आमतौर पर सेंट्रोमियर और टेलोमेरस में पाया जाता है। इसमें अधिक दोहराव वाले डीएनए अनुक्रमित होते हैं। इसमें क्या होता है? अधिक दोहराव वाले डीएनए को अनुक्रम किया जाता है। अगला है,
ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है। देखो कहाँ होता है ये ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, अगर कोशिका झिल्ली में हम देखें तो इसमें केंद्रक भी होता है, तो केंद्रक को छोड़कर इसको बाकी सभी जो संपूर्ण पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य हम कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस है जो कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। ये कैसी है? कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? नाभिक। उसको कहा जाता है नाभिक। विशिष्ट गोलाकार संरचना को नाभिक कहा जाता है। तो ये थे जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनकी संभावना रहती है कि एग्जाम में 2024-25 के एग्जाम में आने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।